अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोग्राम क्या खोया क्या पाया के साथ डॉक्टर सैयद नवाजुल हुदा। हम इस प्रोग्राम के अंदर उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए जो है वो सर्विसेज दी हैं, उनकी खिदमात हैं, लेकिन लोग उन्हें जानते नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे हीरे की तरह तराशे हुए लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं जनाब गुलाम आरिफ साहब, जिन्होंने जो है एक तवील अरसे जो है वो सरकारी नौकरी की। तो आज इनसे पूछते हैं कि पूरे करियर में उन्होंने जो मुल्क के लिए सर्विसेज दी उसमें क्या खोया और क्या पाया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर सबसे पहला सवाल तो यही है कि थोड़ी सी अपनी बायोग्राफी आप ख़ुद बताएं कि आपने किन किन शोबों में अपनी सर्विसेज दी इस मुल्क को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात यह है कि आप कितनी ही खिदमत कैसी भी देते रहें, हमारे यहाँ रिकग्निशन का तो कोई उसूल है नहीं। मैंने अपना कैरियर जहाँ तक मुझे याद है 1973 से शुरू किया था और मैं ग्रास रूट से ऊपर आया हूँ और न कोई सोने के चमचे से खाता पीता हुआ ऊपर आया हूँ। लोग सच को कमज़ोरी भी समझते हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि सच बोला जाए, जो कुछ भी बोला जाए। मैंने अपनी जब सर्विस शुरू की तो बहुत ईमानदारी दयानतदारी से अपनी सर्विस का आगाज़ किया मैंने। और वो जहाँ से सर्विसेज शुरू की थी वो बहुत छोटे से लेवल से शुरू हुई, छोटे शहरों से शुरू हुई। पर आखिर जब मैं कराची शहर में दाखिल हुआ, ये कोई बात है 1994 की, जब मेरी कराची में पोस्टिंग हुई। और बड़े तल्ख तजर्बे हैं। अगर उन तजर्बों का ज़िक्र किया जाए तो आपको बहुत एक लंबी कहानी बन जाएगी, एक लंबी बन जाएगी। कराची में मैं दाखिल इस तरह हुआ, मुझे हैदराबाद से मेरी पोस्टिंग में मुझे एक साहब ने निकाला। उन्होंने मुझे निकाला, लेकिन जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा करता है उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, उसे किसी चीज़ का गम नहीं होना चाहिए। वो निकालने वालों ने मुझे निकाला, लेकिन वो मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत साबित हुआ कि मैं कराची जैसे शहर में। तो सर वजह क्या थी, क्यों निकाला आपको, जब क्या इतने वहाँ सर्विसेज दे रहे थे? मैं वहाँ सर्विसेज दे रहा था, बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा था, लेकिन मिसाल के तौर पर एक छोटा सा वाक़या बयान कर देता हूँ। कुछ लोगों के प्रमोशन होने थे जहाँ भी मैं था, मैंने उन लोगों के प्रमोशन कर दी। मुझसे बड़े अफसर को नहीं, मुझसे आला अफसर को वो बात नागवार गुजरी और उसके चंद दिन बाद हुकूमत तब्दील हो गई और वो जिनको नागवार गुजरी थी वो बहुत ही आला जगह पर पोस्ट हो गए। तो उन्होंने कहा इसको वहाँ से निकाल दो। यानी अपनी ज़ाती चपकलिश, बस एक अपने ज़ाती मामलात पर उन्होंने अपने ईगो का मसला बना के लिए, अपनी आना के लिए। और मैं आप कोई भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, मैंने इंतहाई दयानतदारी से काम किया था और वो कोई और मसाइल उनके जहन में थे, मेरे मसले कोई मसला नहीं था। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया, उन्होंने उसको इस तरीके से कर दिया। तो ये चीज़ें होती रही। और जब मैं यहाँ आया और यहाँ जब आने के बाद मेरी पोस्टिंग एक महकमे में हुई, एक महकमे में मेरी पोस्टिंग हुई
वो महकमे का आप नाम अगर लें तो लोग समझेंगे कि ये महकमा बहुत ही ज़्यादा कोई फाइनेंशियल उसमें आता होगा, इसमें आता होगा। नहीं, खुदा जानता है वहाँ 1 रुपए की करप्शन नहीं थी। अच्छा। ऐसा महकमा था कि 1 रुपए की करप्शन नहीं थी, और जो करप्शन थी वो इतनी बड़ी थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते और मैं कुछ नहीं कर सकता। करप्शन इतनी बड़ी थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता और किसको जाके फरियाद करूं कि मेरे पास करप्शन हो रही है। और वैसे मशहूर है कि 1 रुपए की करप्शन नहीं है। हाँ, नहीं, वो सिर्फ एक सेगमेंट में करप्शन थी, और किस शान से वो सेगमेंट में करप्शन थी कि मैं बयान नहीं कर सकता कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व था, कौन कौन नहीं था। मेरे अलावा, मैं महकमे का सरबराह था, मेरे अलावा बाहर के लोग सारे इन्वॉल्व थे। हुकूमत के नुमाइंदे शामिल थे, सियासी लोग शामिल थे, ये लोग शामिल थे। मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब मैंने अपने से बड़ों को उनमें एक बहुत बड़े भी शामिल है जिनका नाम भी ले लेता हूँ। फ़हीम ज़मान साहब उस ज़माने के एडमिनिस्ट्रेटर थे। अच्छा। मेरे बड़े हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। आज भी मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। उनकी नज़र में भी मैंने वो बात डाल दी। मैंने कहा ये चीज़ हो रही है। कुछ दिन बाद वही बेचारे फारिग हो गए थे। तो नौकरी करना, क्या खोया और क्या पाया, बड़ा मुश्किल काम था। खोने में तो हम खोते ही रहे हैं। फिर मेरी एक जगह पोस्टिंग हो गई, यानी ऐसी जगह पोस्टिंग हो गई कि जहां मुझ पर ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ था। मैं बगैर किसी का नाम लिए हुए आपको गुजारिश करता हूँ। एक साहब ने मुझे बुलाया, खोने की बात बता रहा हूँ आपने, मेरे आला तरीन अफसर थे, मुझे बुलाया। आप ये नोट करें कि किसी को किसी चीज़ पर रिग्रेट भी नहीं होता है, कि कम से कम अपनी किसी खता पर रिग्रेट तो कर ले। नहीं, मुझे बुलाया और मुझे बुलाकर कहा फलां जगह वो कैसे बन गई है और कैसे अलॉट हो गई है। मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था, लेकिन उन्होंने A to Z जितना अब्यूज़ कर सकता था और कर सकते थे उन्होंने अब्यूज़ किया। मैंने अब्यूज़ सुना, मैं क्या कर सकता था। मैं आया, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही करम होता है। मैंने आके किसी से पूछा, यार ये फ़ाइल मैंने कभी सुनी नहीं थी, ये फ़ाइल कहाँ मिलेगी। उनका सर इत्तेफाक है कि ये कल ही मैंने फ़ाइल देखी थी, अभी देता हूँ आपको। उन्हें ला के मुझे वो फ़ाइल दे दी। मैंने वो फ़ाइल देखी, पढ़ी, और मैं उन साहब को जिन्होंने मुझे जो कुछ कहा था उनको कोई बुरा भला तो नहीं कह सकता था। सिर्फ यही कहा मैंने अल्लाह को कि या अल्लाह तू ही फैसला करने वाला है, कि बग़ैर सोचे समझे उन्होंने जो कुछ कहा। और उन्होंने मुझसे फ़ाइल शाम को 6 बजे मंगवाई थी। मैं वो फ़ाइल ले गया। आप अंदाज़ा लगाइए, उस फाइल पर जो ऑर्डर थे वो 2 जस्टिस के ऑर्डर थे। एक रिटायर्ड जस्टिस केयर टेकर वजीर बल्दियात था, उसका नोट था, और दूसरा रिटायर्ड जस्टिस चीफ मिनिस्टर था, उसका ऑर्डर था। मेरे फरिश्तों का भी उस पर कलम नहीं रखा गया था, तो मुझे वो सारा सुनना पड़ा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने हुक्म दिया कि इसको तोड़ दो कल
संडे का दिन था, उसे तोड़ने का हुक्म हो गया। तोड़ना शुरू हो गया। 12 बजे के करीब हुक्म आया कि रोक दो। रोक दिया। मैं आपको बता रहा हूं क्या खोया क्या पाया। रोक दिया। और फिर हुक्म हुआ कि नहीं, इनको इजाजत दे दो और इनको 200 गज जमीन और दे दो। मैंने कहा ना, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये जिससे चाहे दिलवा दे। मैंने इंतहाई कोशिश की कि जितना ईमानदारी से कर सकूं करूं। मैंने नहीं दी 200 गज जमीन, लेकिन उन्होंने वो दूसरे से दिलवा दी। आप ये उसी जगह का जिक्र कर रहे हैं जिस जगह को हालिया दिनों में अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिमोलिश कराया है। नहीं, वो जगह नहीं थी। अच्छा, ये और जगह थी। अगर मैं मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की खिदमत अक़दस में तो इतना अर्ज़ करूँगा कि अगर वो कराची को असेस कर लें, कराची को देख लें, कराची को सुन लें, तो कराची में तो उन्हें वो कुछ मिलेगा कि खून के आंसू रोते हैं हम। हमें पता है हम किसको जाके बोलें। क्या हम जिंदा रह सकते हैं अगर हम ये बोलें तो? क्या हम, आप देख रहे हैं मेरे जिस मकान में बैठे हैं, ये 240 गज का मकान है। मैंने 40 साल नौकरी की है। मैं 240 गज के मकान में रहता हूँ। मेरा इसके अलावा कोई मकान नहीं। मेरा इसके अलावा कोई मकान, कोई प्लॉट, कुछ नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला शुक्र है, उसका करम है और उससे गुजर होता है। इसी तरीके से और बहुत सारे वाक़यात हैं। किस किस को सुनेंगे, कहाँ तक सुनाऊं, कहाँ तक सुनोगे। समझे ना? तो चीफ जस्टिस साहब ने तो एक नासला टावर को गिरवाया है। अलादीन को भी गिरवाया उन्होंने। आपने वो अलादीन छेड़ दिया। मेरे बुज़ुर्ग फ़हीम ज़मान अलादीन पर बहुत कुछ कह चुके हैं। अच्छा। मैं उस अलादीन पर दोबारा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कह दूंगा कि अलादीन के बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ कहा है चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस साहब के फैसलों पर बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें की हैं। अलादीन पार्क को 101% जायज़ तोड़वाया गया।